यह कहानी वेस्टरॉस महाद्वीप पर आधारित है, जो एक बहुत ही दूर दराज की जगह है। रॉबर्ट ने लोगों का नेतृत्व करते हुए उस राजा को सत्ता से उखाड़ फेंका जिसने अत्याचार और भय के बल पर शासन किया था। अब रॉबर्ट आयरन थ्रोन लोहे का सिंहासन पर बैठ चुका है और 7 राज्यों का नया राजा बन गया है। हालांकि असली खतरा उत्तरी दीवार द वॉल के उस पार से आने वाला था, जहां का नाम भी लोग डरते हुए लेते थे। वहां की भयावह और जमी हुई जमीन पर 3 नाइट वॉच रात्रि प्रहरी अपनी ड्यूटी पर थे। जंगली लोगों की लाशें एक गोलाकार आकृति में सजाई गईं, मानो कोई प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान हो। तीनों ने आगे जांच करने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही उन्हें इसका पछतावा हुआ। बर्फीले जंगलों में कुछ शैतानी छाया छिपी हुई थी, व्हाइट वॉकर्स। उनकी आंखें नीलम से भी ज्यादा नीली और ठंडी थीं। पहला नाइट वॉच मेंबर तो हमलावर को देख भी नहीं पाया और उसकी वहीं मौत हो गई। दूसरे ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर बेरहमी से काट दिया गया। तीसरा जीवित बचा, शायद इसलिए कि हमलावर डर फैलाना चाहते थे। बचने वाला व्यक्ति भागते हुए विंटरफेल लिनडोंग शहर के पास पहुंचा। वहां शासक था एडर्ड स्टार्क एड और उसकी पत्नी कैटलिन। नियम था नाइट वॉच कभी भी अपनी पोस्ट छोड़ नहीं सकते। जिसने छोड़ा उसे मौत की सजा दी जाती है। एडर्ड ने अपने बच्चों के सामने उस आदमी को फांसी दी। हालांकि उस नाइट वॉच सदस्य ने बताया था कि व्हाइट वॉकर्स लौट चुके हैं। एडर्ड को भी यकीन नहीं था, क्योंकि ये जीव सदियों पहले गायब हो चुके थे। वापस लौटते समय एडर्ड और उसके परिवार को एक मरी हुई डायर वुल्फ बर्फीली भेड़िया मिली, साथ में उसके 6 बच्चे। उन्होंने इन 6 पिल्लों को अपने 6 बच्चों में बांट दिया। ये पिल्ले उनके साथ बड़े होंगे। इधर राजधानी किंग्स लैंडिंग में शोक की घंटियां बज रही थीं। राजा का मुख्य सलाहकार हैंड ऑफ द किंग मर चुका था। ये पद राजा के बाद सबसे शक्तिशाली माना जाता था। अब 7 राज्यों को एक नया सलाहकार चाहिए था। कुछ महीने बाद राजा रॉबर्ट स्वयं अपने दरबारियों के साथ विंटरफेल आया। वह एडर्ड को ही इस पद के लिए सर्वश्रेष्ठ मानता था। वह उन दिनों को नहीं भूला जब वे दोनों युद्ध के साथी थे। राजा ने एडर्ड के पूरे परिवार से मिलकर उनका सम्मान किया। उसके साथ आई थी उसकी रानी सर्सी और उसका जुड़वां भाई जैमे लैनिस्टर। उनके छोटे भाई टायरियन, जिसे छोटा शैतान कहा जाता है, साथ नहीं था, क्योंकि वह राजधानी में मौज मस्ती कर रहा था। राजा ने देवताओं के पेड़ों के सामने शपथ ली और औपचारिक रूप से एडर्ड को हैंड ऑफ द किंग घोषित किया। हालांकि एडर्ड नहीं चाहता था, लेकिन राजा ने उसे मना करने का मौका ही नहीं दिया। वह तो यहाँ तक कह गया कि उनके बच्चों की शादी होनी चाहिए। राजा की खुशी चरम पर थी। वह शराब पीता रहा, मोटी और गंदी औरतों को गले लगाकर हंसी मजाक करता रहा। उसके सिर पर रखा ताज भी उसे नहीं रोक सका। रानी सर्सी ने यह सब देखा। कभी वह रॉबर्ट को पसंद करती थी, अब उसे उसके अस्तित्व से नफरत थी। उधर एडर्ड की बड़ी बेटी सांसा, जिसे 3 संध्या कहा गया, रानी से मिलने गई। उसने खुद सिलाई की हुई काली धूसर पोशाक पहन रखी थी। वह सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। यहाँ तक कि राजा का बेटा जोफ्री भी उससे प्रभावित हुआ। सांसा भी जोफ्री को पसंद करती थी और रॉबर्ट इस रिश्ते को मंजूरी भी दे चुका था। वहीं दूसरी तरफ बर्फ में तलवारों की प्रैक्टिस करता एक लड़का था, जॉन स्नो। वह एडर्ड का नाजायज बेटा था और इसलिए उसे राजा की दावत में शामिल होने का हक नहीं था। उसे ताना देने और समझाने आता है टायरियन, जो खुद एक बौना है। वह जॉन को कहता है, दुनिया तुम्हारी कमजोरी नहीं भूलेगी, तुम इसे ही अपनी ताकत बना लो। जॉन उसकी बातों से प्रभावित हुआ और जोर से तलवार चलाने लगा। अगली सुबह राजा रॉबर्ट शिकार पर निकलता है। एडर्ड का सबसे छोटा बेटा ब्रैन को महल की ऊंचाई पर चढ़ने का बहुत शौक था। इस बार जब वह एक टॉवर पर चढ़ा, उसने ऐसी चीज देखी जिससे उसका बाल मन हिल गया। रानी सर्सी अपने जुड़वां भाई जैमे के साथ अश्लील हरकतों में थी। वो दोनों, जो कि भाई बहन हैं, उस उजड़े किले में चोरी छिपे शारीरिक संबंध बना रहे थे। ब्रैन को देखकर जैमे को डर हुआ कि ये बात बाहर न फैल जाए और उसने ब्रैन को टॉवर से धक्का दे दिया। हालांकि ब्रैन गिरा जरूर था, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। वह बस कुछ समय के लिए बेहोश हो गया था। लेडी स्टार्क दिन रात उसकी देखभाल में लगी रहती थी। रानी दिखावे के लिए ब्रैन को देखने आई, आंखों में आंसू और होठों पर प्रार्थना कि ब्रैन जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन उसके दिल में एक ही इच्छा थी, काश वह लड़का मर जाए। दूसरी ओर जॉन स्नो लोहार की दुकान पर एक खास हथियार बनवा रहा था, एक पतली, तेज और घातक छोटी तलवार। उसने वह तलवार अपनी छोटी बहन आर्या को तोहफे में दी। आर्या नेड स्टार्क की सबसे छोटी बेटी, जो बचपन से ही लड़कों जैसे कपड़े पहनती और तलवारबाजी में रुचि रखती थी। उसने उस तलवार को एक नाम दिया, नीडल। ये तलवार उसके और जॉन के बीच विदाई का तोहफा थी, क्योंकि जॉन अब नॉर्थ की ओर जा रहा था। वह नाइट्स वॉच में शामिल होने के लिए वॉल की ओर रवाना हो रहा था। रास्ते में जॉन ने अपने पिता नेड से आखिरी बार विदा ली। उसने पूछना चाहा, उसकी असली माँ कौन है। नेड ने वादा किया, अगली बार मिलेंगे तो सच बताएंगे। पर अब दोनों की राहें अलग हो चुकी थीं। एक रास्ता दक्षिण की ओर जाता था, राजमहल की तरफ, जहां राजनीति और छल की दुनिया थी। दूसरा रास्ता उत्तर की ओर, जहां बर्फ, सन्नाटा और मौत का साया था। कई दिनों की यात्रा के बाद जॉन और टायरियन वॉल पर पहुंचे। 700 फीट ऊंचा और 300 मील लंबा पुराने दैत्यों द्वारा निर्मित एक विशाल दीवार। अब यही दीवार जॉन के जीवन की नई जिम्मेदारी बन चुकी थी। उधर नेड और जॉन के जाते ही एक काले कपड़ों में लिपटा शख्स ब्रैन के कमरे में घुस आया। उसका इरादा साफ था, ब्रैन की हत्या। लेडी स्टार्क ने डर के बावजूद बिना हथियार के हमलावर से लोहा लिया। उसने नंगी हथेली से चाकू रोकने की कोशिश की। जब कातिल ने वार करने की कोशिश की, अचानक एक डायरवुल्फ विशाल बर्फीला भेड़िया कमरे में कूदा और हमलावर का गला फाड़ डाला। लेडी स्टार्क स्तब्ध रह गई। इस हमले के पीछे कुछ न कुछ जरूर था। उसे ब्रैन के गिरने की जगह पर जाकर एक सुराग मिला, एक लंबा सुनहरा बाल। यह बाल लैनिस्टर परिवार की पहचान था। उसने तुरंत एक गुप्त पारिवारिक बैठक बुलाई। सबका मत एक ही था, ब्रैन पर हमला और वो शानदार खंजर दोनों ही लैनिस्टर परिवार से जुड़े हो सकते हैं। इधर
राजधानी की ओर जाते समय राजकुमार जोफ्री और सेंसा नदी किनारे घूम रहे थे। आर्या वहाँ कसाई के बेटे के साथ लकड़ी की तलवारों से खेल रही थी। जोफ्री को यह दृश्य नागवार गुजरा। उसने अपनी तलवार निकाल ली और कसाई के बेटे को ललकारा। वह डर से कांपता रहा, लेकिन जोफ्री ने उसकी गाल पर तलवार चला दी। आर्या यह सब बर्दाश्त न कर सकी। उसने लकड़ी की छड़ी उठाई और जोफ्री पर हमला कर दिया। जोफ्री ने बदले में आर्या को मारना चाहा, मगर आर्या की डायर वुल्फ ने उसकी बांह पकड़ ली। जोफ्री चिल्लाने लगा, जान बख्श दो। आर्या ने तलवार से खुद की रक्षा की, पर यह सोचकर हैरान रह गई, ये वही जोफ्री है जो एक दिन राजा बनेगा। इतना डरपोक और शर्मनाक। राजकुमार पर हमला एक बड़ा अपराध था। आर्या जंगल में भाग गई। उसे डर था कि कहीं उसका डायर वुल्फ न मारा जाए, इसलिए उसने उसे भगा दिया। बाद में लैनिस्टर के लोग आर्या को पकड़ लाए। रानी ने आरोप लगाया आर्या और कसाई का बेटा जोफ्री को मार रहे थे। आर्या ने कहा जोफ्री ने पहले हमला किया। राजा रॉबर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। तीसरी गवाह थी सेंसा, एक तरफ उसकी बहन, दूसरी तरफ उसका मंगेतर। वह चुप रही, कहा कि उसने कुछ नहीं देखा। आर्या को अपनी बहन पर विश्वास नहीं हो रहा था। रानी ने राजा के पीछे से एक तिरस्कार भरी मुस्कान फेंकी। अंततः राजा ने फैसला किया, कोई सजा नहीं होगी, सब अपने बच्चों को संभाले। पर रानी नहीं मानी। उसने मांग की कि सेंसा के डायर वुल्फ को मारा जाए। राजा ने मजबूरी में हामी भर दी। नेड ने कहा, अगर मारना ही है तो स्टार्क परिवार खुद यह करेगा। रास्ते में नेड को एक और दृश्य देखने मिला। लैनिस्टर के रक्षक द हाउंड घोड़े पर कसाई के बेटे की लाश ले जा रहा था। स्पष्ट था उसे बेरहमी से मारा गया। नेड ने सेंसा के डायर वुल्फ को ढूंढा, उसे सहलाया, प्यार किया, फिर अपनी तलवार निकाली और उसे मार दिया। 6 डायर वुल्फों में से सेंसा का भेड़िया सबसे पहले मारा गया। राजा रॉबर्ट ने क्रूर राजा को सत्ता से उखाड़ फेंका था, लेकिन उस शाही वंश की कुछ संतानें अब भी जीवित थीं। दूर स्वतंत्र नगर पेंटोस में एक अद्वितीय सुंदर कन्या धूप में खड़ी क्षितिज की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में दुहक और अकेलेपन की गहराई थी। उसका नाम था अनिता टैगेरियन। वह और उसका भाई विशाल शाही वंश के अंतिम उत्तराधिकारी थे। उनका खानदान सदियों से ड्रैगन प्रेमी था। इसी कारण लोग अनिता को ड्रैगन कन्या कहकर बुलाते थे। दोनों भाई बहनों के बाल चांदी सुनहरे थे, उनके वंश का चिन्ह। आज अनिता के जीवन का सबसे बड़ा दिन था, उसका विवाह। उसका भाई विशाल स्वयं उसे नहलाकर सजा रहा था। विवाह होने जा रहा था दोसरा की जाति के महान योद्धा घोड़ा राजा झारो से। दोसरा की लोग घोड़ों की पीठ पर युद्ध करने वाले जंगली लेकिन गौरवशाली लोग थे। झारो अपने कबीले का अपराजित सेनापति था, एक सच्चा योद्धा। विशाल का सपना था कि बहन को झारो से विवाह करा के उसकी शक्ति के सहारे खोई हुई राजगद्दी को पुनः प्राप्त करे। अगले दिन सागर किनारे विवाह संपन्न हुआ। अनिता ने ऐसा विवाह पहले कभी नहीं देखा था। सीधे जमीन पर परोसे गए भोजन, उन्मुक्त नृत्य और जंगली उत्सव। यहाँ विवाह तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कम से कम 3 लोग मृत्यु को न प्राप्त कर लें। अनिता की आंखों के सामने 2 आदमी एक स्त्री के लिए लड़ते हुए मारे गए, लेकिन उसी दिन उसे एक अनोखा उपहार भी मिला। 3 प्राचीन ड्रैगन अंडे पेंटोस के राज्यपाल की ओर से। अनिता ने जब उन्हें छुआ तो ऐसा लगा मानो उन अंडों के भीतर कोई गहरी ऊर्जा सो रही हो। घोड़ा राजा झारो का सबसे बड़ा उपहार था, एक सुंदर श्वेत घोड़ा। अनिता की आंखों में डर था, यह उसका पहला अनुभव था। वह ना कहना चाहती थी, लेकिन भाई की महत्वाकांक्षा और वंश पुनः प्राप्ति का सपना उसे रोक रहा था। शुरुआत में वह असहज थी, लेकिन धीरे धीरे झारो के शरीर की पशुता, उसकी खामोश ताकत ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। अगली रात अनिता ने पहली बार झारो को नेतृत्व की भूमिका में चुनौती दी। झारो ने उसे उसकी आंखों में देखकर एक अवसर दिया और इस बार अनिता ने उसे जीत लिया। किसी मायने में अनिता ने बिस्तर पर झारो को जीत लिया। फिर शुरू हुआ उनका नया जीवन। वह अब कबीले के साथ घास के महासागर से गुजर रही थी। विशाल और मॉर्मोन नामक एक निर्वासित योद्धा भी उनके साथ थे। मॉर्मोन ने खुद को एक दास व्यापारी बताया था जिसे सजा मिली थी। अनिता अब एक शिक्षिका से यौन ज्ञान सीख रही थी। वह झारो को प्रसन्न करना चाहती थी। उसे कभी नहीं लगा था कि वह किसी पुरुष को प्रसन्न करने के लिए इतनी लालायित होगी। इस बार जब रात आई और झारो ने पारंपरिक रूप से संबंध बनाने की कोशिश की, अनिता ने मना कर दिया। अब वह नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहती थी। उसने नया रूप अपनाया और झारो ने उसे अपनाया। वहीं दूसरी ओर बहुत दूर विंटरफेल में महीनों से कोमा में पड़ा ब्रॉन अपनी आंखें खोलता है। उसकी चेतना लौटने का मतलब है कि रानी और उसके भाई जेमी का घिनौना राज अब उजागर हो सकता है। पर क्या लैनिस्टर परिवार चुपचाप ये सब सहन करेगा? एडार्ड जब राजधानी पहुंचेगा, क्या वह लैनिस्टरों से सीधे टकराएगा? क्या जॉन स्नो उत्तरी दीवार की कठोर जिंदगी और सैनिकों की सख्त ट्रेनिंग में ढल पाएगा? यानी क्रूर राजा टैगेरियन वंश का अंतिम शासक था। प्राचीन काल में टैगेरियन लोग ड्रैगनों को वश में करके युद्ध करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला जादू की ताकत खत्म हो गई और ड्रैगन लुप्त होने लगे। शुरुआत में राजा बुद्धिमान था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ पागलपन में डूब गया। 7 राज्यों में अराजकता फैल गई और अंततः रॉबर्ट बैराथियन और एडार्ड स्टार्क ने क्रांति कर दी। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है ड्रैगन कन्या की कहानी, एक जादू, प्रेम और शक्ति की कथा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद एड स्टार्क आखिरकार राजधानी किंग्स लैंडिंग पहुंचता है। राजदरबार का विशाल और सूना सा सिंहासन कक्ष उसे असहज कर देता है। वहां ऊंचे मंच पर आयरन थ्रोन यानी लोहे का सिंहासन खड़ा है और उसके सामने खड़ा है रॉयल गार्ड जेमी लैनिस्टर। जेमी वही है जो रानी के साथ अवैध संबंधों में लिप्त है। अब उसका भाई से कुछ ज्यादा बन चुका है, मगर एड के पास इस सबसे मेन उलझने का समय नहीं। उसका असली मकसद है पिछले हैंड ऑफ द किंग की रहस्यमयी मौत की जांच करना। जांच के दौरान एड को पता चलता है कि मरने से पहले वह अक्सर एक लोहार की दुकान पर जाता था। वहीं एड की मुलाकात एक लड़के से होती है और थोड़ी जांच के बाद खुलासा होता
है कि वो लड़का राजा रॉबर्ट का नाजायज बेटा है। उधर रानी सेर्सी अपने बेटे जोफ्री के घाव की मरहम पट्टी कर रही है, जो उसे एक डायरेक्ट वुल्फ बर्फीला भेड़िया ने दिया था। जोफ्री साफ कहता है वह सांसा स्टार्क से शादी नहीं करना चाहता। रानी उसे समझाती है कि सांसा से शादी करना सिर्फ एक राजनीतिक चाल है जिससे स्टार्क परिवार को नियंत्रित किया जा सके। एड अपनी छोटी बेटी आर्या के लिए एक तलवारबाजी के उस्ताद को नियुक्त करता है, सिरियो फॉरेल, जो एक विदेशी देश से आया है। सिरियो की तलवारबाजी शैली नृत्य जैसी होती है, वह इसे पानी का नृत्य कहता है। अब आर्या सिरियो से यह कला सीखेगी जो सौंदर्य और मृत्यु दोनों का संगम है। दूसरी ओर उत्तर में स्थित विंटरफेल में ब्रैन होश में आता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। बेचारा बार बार अपने बड़े भाई रॉब से पूछता है, क्या मेरी टांगें अब कभी ठीक होंगी? रॉब सिर्फ खामोशी से सिर हिलाकर उसे हकीकत समझा देता है। जब एड राजधानी में है तब रॉब ही विंटरफेल की जिम्मेदारी संभाल रहा है। ब्रैन के जागने की खबर जैसे ही रानी सेर्सी को मिलती है, वह चिंता में पड़ जाती है। वह जेमी को डांटती है, तुमने ब्रैन को क्यों धक्का दिया? जेमी कहता है अब जब वह जाग चुका है तो उसे कुछ भी याद नहीं। फिर बहस के बीच ही जेमी फिर से अपनी बहन के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। इसी बीच कैटलीन स्टार्क, एड की पत्नी, चोरी छुपे राजधानी पहुंचती है। वहां उसका इंतजार कर रहा होता है लिटिल फिंगर, जो राजकोष का मंत्री और एक वेश्यालय का मालिक है। लिटिल फिंगर बचपन से ही कैटलीन को चाहता रहा है। कैटलीन जब ब्रैन पर हुए हमले की बात उठाती है तो लिटिल फिंगर कहता है वह खंजर जिससे ब्रैन को मारने की कोशिश की गई थी टायरियन लैनिस्टर बॉना का है। स्टार्क परिवार को पहले ही शक था कि यह सब लैनिस्टर परिवार की साजिश है, लेकिन अब शक की सुई सीधा टायरियन की ओर घूमती है। हालांकि एड और लिटिल फिंगर इस पर सहमत होते हैं कि सिर्फ एक खंजर से किसी को गिरफ्तार करना सही नहीं, सबूत और जुटाने होंगे। लिटिल फिंगर वादा करता है मैं सिंहासन सभा में एड का साथ दूंगा। इतना आश्वासन पाकर कैटलीन राजधानी से लौट जाती है। राजा रॉबर्ट एड को हैंड ऑफ द किंग बनने की खुशी में एक शाही टूर्नामेंट आयोजित करता है। पहली लड़ाई होती है लॉन्ग लांस भाले की, जहां उतरते हैं दो योद्धा। एक और है द माउंटेन, काले कवच वाला एक क्रूर योद्धा। दूसरी ओर है सर ह्यूज, एक नवागंतुक योद्धा। पहले दौर में दोनों योद्धा सुरक्षित बच निकलते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा दौर शुरू होता है द माउंटेन अपने प्रतिद्वंदी को बड़ी ही बेरहमी से धराशायी कर देता है। ये खौफनाक नजारा देखकर दर्शकों की रूह तक कांप उठती है। इस पल लिटिल फिंगर संसा को एक चौंकाने वाला सच बताता है। द माउंटेन असल में डड हाउंड का बड़ा भाई है। जब वे दोनों छोटे थे, एक दिन डड हाउंड ने माउंटेन का खिलौना उठा लिया था। क्रोध में पागल होकर माउंटेन ने उसके चेहरे को जलते कोयलों में घुसेड़ दिया था। तभी से डड हाउंड का आधा चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगली कड़ी में और भी गहरे षड्यंत्र, गुप्त राज और रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाइयां सामने आने वाली हैं। ये सब आपको मिलेगा अगले भाग में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि कोई भी रहस्य आपसे छूट ना जाए।